देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। ये सामान्य कार्यक्रम नहीं, ये आम बहस नहीं, ये चर्चा है, ये एक आंदोलन है जिसमें हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि आखिरकार इस देश में जरूरी क्या है, इस देश में मजबूरी क्या है। बोलेंगे जरूरी और मजबूरी ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। जरूरी देश में वो है जो चाहिए और मजबूरी वो होती है जिसको जबरदस्ती जरूरत बना दिया जाता है। क्या इस देश में गठबंधन, महागठबंधन की सरकार एक बड़ी मजबूरी साबित होगी? क्योंकि मायावती कह चुकी हैं कि मुझे मजबूर सरकार चाहिए। और जो कुछ हाल फिलहाल में कर्नाटक में हुआ और मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस को फुल बहुमत नहीं है, वहां पर हो रहा है, ये तमाशा दिखा रहा है कि अगर 2019 में ये कोतूहल वाली सरकार बनी, यानी अलट पलट वाली सरकार बनी, तो स्थितियां बड़ी गंभीर होंगी। गंभीर से मेरा तात्पर्य है वो मुश्किल होगी जो कभी सरकार बचाते हुए निकलेंगे। दिन ऐसे होंगे कभी सरकार बचाते हुए निकलेंगे और कभी खुद को बचाते हुए निकलेंगे। असल में आखिरकार इस देश के अंदर क्या हम 2019 के अंदर एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो हमने 90 के दौर में देखी थी, 97-98 के दौर में देखी थी, 96 के दौर में देखी थी कि 3 साल 3 प्रधानमंत्री, और सरकारें ऐसी थी कि कांग्रेस ने कैलेंडर का ईयर बदलने नहीं दिया था। यानी आप कैलेंडर नहीं बदल पाते थे तब तक प्रधानमंत्री बदल जाता था। कुल मिलाकर स्थिति यह थी इस देश की। आज उसी पर हम बहस करेंगे, क्योंकि एक तरफ कुमारस्वामी कह रहे हैं कि मुझे क्लर्क जैसा बना दिया है, हमें थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह देखा जाता है, थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह हमारे साथ बर्ताव होता है, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार को अभी जुम्मा चुम्मा बने महीना भर नहीं हुआ है। मायावती कहती हैं कि वापस लो केस, नहीं तो समर्थन वापस, यानी खुले तौर पर ब्लैकमेलिंग। वर्तमान हालातों में अपने देश में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की जरूरत है। सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। मजबूर या मजबूत सरकार के लिए 2019 की जंग शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के खिलाफ यूपी, बिहार में महागठबंधन तैयार है। मायावती और अखिलेश यादव 25 साल बाद एक साथ आए हैं। मायावती पीएम मोदी की नींद उड़ाने का दावा कर रही हैं। इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार का महागठबंधन जो यूपी में बना है, और आप समझ जाइए कि यूपी और बिहार से बीजेपी का सफर एकदम पूरी रूप से होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस गठबंधन को जरूरी बता रही थी, उसे ही दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी की अभी अभी बनी इन तीनों अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा और दम से लड़ना पड़ेगा। हम पीछे हट के नहीं लड़ेंगे, हम पूरी फोर्स के साथ, पूरे दम के साथ हर सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया है और कांग्रेस पार्टी की जो यूटिलिटी है उसको उन्होंने पहचाना नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी ओर गठबंधन पर सवाल उठाने वाले भी पीछे नहीं हैं। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने लगे हैं। मैं भी ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, ये चौकीदार गरीबों की कमाई को लूटने वालों के सारे खेल बंद करा करके ही रुकने वाला है। वहीं मजबूर और मजबूत गठबंधन का ट्रेलर कर्नाटक में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और आरोप मोदी सरकार पर थोप दिए। मोदी जी की सरकार एमएलए को तोड़ फोड़ के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के
लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर को नहीं संभाल सकी कांग्रेस, और उसके लिए हमें क्यों दोष दे रहे हैं? हम विधायकों को खरीदने की इस प्रकार की खुलेआम इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस की कल्चर को दिखाती है। ये कांग्रेस कितना सत्ता लुलुप्त बन गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 2019 में महागठबंधन कितना कारगर होगा। मजबूर सरकार की उम्मीद पाले विपक्ष पर क्या जनता भरोसा दिखा पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगा ये देश है हमारा। और हमारे साथ इस चर्चा में आज बने रहेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब, उनका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता नेता प्रियंका चतुर्वेदी है, उनका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर सुधांशु त्रिवेदी हैं, और एनडीए के घटक दल रामविलास पासवान की पार्टी से ए.के. वाजपेयी हैं, पेशेवर वकील हैं और महासचिव हैं एलजेपी के। आपका भी स्वागत है। चलिए, पहले दौर में नियम है कि आप चारों को मैं 7-7 सेकंड का वक्त दूंगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं। शुरुआत प्रियंका चतुर्वेदी इस कार्यक्रम की आपसे करते हैं। 2019 का चुनाव महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन गठबंधन जो कांग्रेस बनाने चली थी उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने आपको बाहर कर दिया। यह आपके लिए झटका है या आपके लिए बेहतर है? नहीं, मैं मानती हूं कि 2019 का जो आने वाला चुनाव है सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश की जनता के लिए, संविधान के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। रही बात गठबंधन की, मैं मानती हूं जो राजनीतिक दल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सोच के अंतर्गत लड़ रहे हैं, और ऐसी सरकार जिन्होंने ना ही केंद्र में सक्षम सरकार दी हो, ना ही राज्य में सक्षम सरकार दी हो, उनको विकल्प के रूप में दूसरी राजनीतिक दल को उभारना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, और वो जानते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो और छत्तीसगढ़ के चुनाव रहे हो, वो एक इंडिकेशन, इशारा दे रहा है कि देश की जनता दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के बीच में ही ये पूरा जो मैं कहूंगी 2019 का चुनाव लड़ना है उसके आधार पे होगा। बहुत सारी राजनीतिक दल से हम उम्मीद करेंगे कि इस मंच पे जुड़े और इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में हमारा साथ दें, पर जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम वेलकम करेंगे। जो ना भी जुड़े, पर अगर एक आइडिया के अंतर्गत लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है वो भी यानी कामयाबी कहीं ना कहीं पाएंगे। आप कह रही है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। तो सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी इस रास्ते से आए, बीएसपी उनके साथ आए, कांग्रेस दूसरे रास्ते से आए, ममता बनर्जी सीधे रास्ते से आए। तमाम रास्ते नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जाते हैं, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जाते हैं। और आपके अपने दल भी अगर इसमें आहुति देंगे, यानी आपके अपने सहयोगी दल अगर इनके साथ मिलेंगे, तो फिर आपकी हवा टाइट नहीं हो जाएगी क्या 19 के अंदर? देखिए, तथाकथित महागठबंधन का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि इस चुनाव में बाकी सभी पार्टियां जो हमारी विरोधी हैं सिर्फ अपनी जमीन बचाने और हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। और आप देखिए, इसकी कहीं एच.डी. कुमारस्वामी की बेबसी तो कहीं मायावती जी की धमक। और आप देखिए, जो प्लेन लैंड टेक ऑफ किया था बेंगलुरु से, वो लखनऊ में आके कैसे क्रैश हुआ कि अभी 1 महीने पहले की तो बात है कि जब कांग्रेस ने 3-3 सीटें जीती थी और बहुत खुश थे, और आज 2 सीटों की खैरात देने को तैयार है उत्तर प्रदेश वाले। मैं कहूंगा ये गर्दिशे हालात का कैसा सितम है। कहां तो 3 स्टेट थी, यहां तो सीटें भी 3 से कम है। और आपने कहा कि किस प्रकार के विरोधी विचार के लोग एक दूसरे के साथ आए हैं, तो भाई देखिए, एक दूसरे से विरोधी लोग रहे हैं, मगर मायावती जी ने तो ये आरोप लगाया था ना कि समाजवादी पार्टी के लोग मेरा कत्ल करना चाहते हैं। तो वही कहूंगा, कत्ल होने से आखिर कब तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में हम आ गए। ठीक है, आपके 60 सेकंड हो गए। राजकुमार भाटी, काफी शेर व शायरी कर दी सुधांशु त्रिवेदी ने, लेकिन ये दिलचस्प नजारा है। कर्नाटक के अंदर सरकार बचेगी, गिरेगी, संभलेगी, नहीं संभलेगी, ये कौतूहल चल रहा है। और उसी बीच आपने गठबंधन बना दिया है और आप कह रहे हैं कि सबका नारा एक है, 19 में नया प्रधानमंत्री देश को चाहिए। क्या कर्नाटक मॉडल पर ही काम होगा? सरकार लड़खड़ाएगी, टकराएगी भी, लेकिन फिर चलेगी भी। कैसे होगा काम, बताइए। देखिए, 2-3 बातों में देश की जनता का 60 सेकंड दिमाग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जी, क्लियर होनी चाहिए। वो बात है, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत गुमराह करते हैं 2-3 बातों को लेकर। पहली बात, देश में जब भी चुनाव होते हैं
सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने के लिए ही विपक्ष लड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इतिहास में कि मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, मोदी को हटाने के। आप भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को हटाने के लिए लड़े थे। चुनाव आपको जारी रखने के लिए नहीं होता। दूसरी बात, गठबंधनों का दौर है इस देश में। कोई एक पार्टी दावा करके दिखा दे कि मैं बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रहा हूं। इनका गठबंधन 47 पार्टियों के साथ है। हम दो पार्टी साथ आ गए तो पेट में दर्द हो रहा है। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। तो ये तीसरी बात, जो इन्होंने जो दावे किए थे, देखिए राफेल पे आज ही एक नई खबर आई है, आपने पढ़ ली होगी। फ्रांस सरकार उसी कंपनी से राफेल विमान खरीद रही है, 567 करोड़ रुपए में खरीद रही है। और इससे ज्यादा आधुनिक विमान है, इससे ज्यादा हथियार लगे हुए हैं। देश को गुमराह कर रहे थे, हमारा विमान इसलिए महंगा है कि हम हथियार लगा हुआ ले रहे हैं। इससे ज्यादा आधुनिक हथियार के साथ वो 567 करोड़ में खरीद रहे हैं। आपने 11 से 16 करोड़ में क्यों खरीदा? ठीक है। आपने महागठबंधन की लैंडिंग राफेल पे करा दी। मैं रुक करता हूं AK वाजपेयी का। AK वाजपेयी, आज से 15-20 दिन पहले तक आपको मौसम वैज्ञानिक माना जा रहा था, मतलब पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अब आप NDA के साथ हैं और इनके साथ लड़ेंगे। लेकिन इस समय जो 2 राज्यों की तस्वीर है, एक मध्य प्रदेश, एक कर्नाटक, जहां पर दोनों जगह सरकार में एक बड़ा विरोधाभास चल रहा है। और राजकुमार भाटी ने एक इंटरेस्टिंग बात की, 14 के अंदर तो मनमोहन सिंह को हराने के लिए आप लोग लड़े थे, अब मोदी को हराने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो तकलीफ क्या है? तो नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि टारगेट सिर्फ मैं हूं? गलत बात है, राजकुमार भाटी की गलत बात है। नरेंद्र मोदी की गलत बात है? नहीं, राजकुमार भाटी की गलत बात है। अच्छा, इन्होंने कहा मनमोहन सिंह को हटाने के लिए लड़े थे। मनमोहन सिंह को हटाने के लिए नहीं लड़े थे। कांग्रेस के जो करप्शन का सरकार चल रही थी, कितने स्कैम हुए थे, जनता भूली नहीं है अभी, उसको हटाने के लिए लड़े थे और वो सही तरीके से हटाए गए। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 साल में, सॉरी इंटरवीन कर रहा हूं, आपका 7 सेकंड का समय मैं दोबारा बढ़ा दूंगा। नहीं, मैं बढ़ा दूंगा, आपको 10 सेकंड दे दूंगा। मैं रुक नहीं पाया। आप हर रोज सब लोग आके बोलते हैं कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया था, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। करा क्या आपने 4.5 सालों के अंदर? रिपोर्ट कार्ड तो उसकी दीजिए आप। अमीश भाई, एक सेकंड, मामला उनके 7 सेकंड है, उनके 7 सेकंड बढ़ जाएगा, उनके 7 सेकंड है। पब्लिक भी सवाल पे ताली बजा रही, जवाब बता दीजिए। करप्शन के केसेस में कोई सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करती है। रूल ऑफ द लॉ काम करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है। अभी आपने देखा JNU का केस जो हुआ था, 3 साल लगे हैं उसको चार्जशीट फाइल करने में। क्यों लगे हैं? CFSL की रिपोर्ट आने में 8 से 10 महीने लगते हैं, चाहे कोई केस हो। एविडेंस क्रिएट बनाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है मीन ढूंढना पड़ता है, मतलब ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है बाकायदा डॉक्यूमेंट। उसका जवाब देता हूं, डॉक्यूमेंट कैसे है, डॉक्यूमेंट नहीं तो शिकायत करेंगे। करने दीजिए। डॉक्यूमेंट्स को कहां से ओरिजिनल रिकॉर्ड कहां है, कहां डिग्री है, कहां, ये सब चीजें करनी पड़े। पर हम उस पे नहीं है, हम इस पे हैं कि महागठबंधन का सिर्फ एक ही नारा है कि मोदी को हटाना है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाना है, तो क्या जवाब आता है उधर से? संविधान जल रहा है, जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने खत्म। 7 सेकंड हो गए। लेकिन उसका इनका पॉजिटिव एजेंडा क्या है? ठीक है, क्या जीरो टॉलरेंस प्रियंका चतुर्वेदी रहेगा क्या? प्रियंका चतुर्वेदी कुछ काउंटर करना चाहती है, 20 सेकंड अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड देना चाहती हूं, जो आज तक इन लोगों ने सामने जारी नहीं किया है। ये रिपोर्ट कार्ड है और यही उत्तर प्रदेश का ये रिपोर्ट कार्ड है। खाली रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है? सब में फेल, नोटबंदी के बाद नौकरियां करने में फेल, महिला सुरक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ उनको अपमान दिया, कभी ना सम्मान दिया। आपने बात की थी किसानों की, आज खुद ही कल अखबार में आया है और गवर्नमेंट डेटा बता रहा है कि 20 साल में पहली बार किसानों की जो इनकम हुई है सबसे कम हुई है। ये बात करते हैं 2 सीट छोड़ी, भाई साहब 2 सीट नहीं छोड़ी हैं, 80 सीट छोड़ी हैं और हर 80 सीट पे हम आपको कड़े से कड़ा टकराव देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप जानकर रखिए। और मैं आज आपके शो पे कहना चाहती हूँ 80 में से 2 छोड़ी हैं, 80 हमारे लिए छोड़ी। अरे 80 हम लड़ेंगे भाई साहब, मैं इनको ये बता दूं, ये इस भ्रम में ना राहुल गांधी ने हमारे इंटरव्यू में भी बोला कि हम 80 में लड़ेंगे, साबित होंगे। आज ये इसलिए हड़बड़ाए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि हार 2019 में ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोकसभा में दिखेगी पर केंद्र में भी दिखेगी। सुधांशु देखिए उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब देता हूं। भाई जो महागठबंधन हो रहा है तथाकथित, उसने कभी कहा कि हम भाजपा बेहतर शासन देने के लिए कर रहे हैं, हम ज्यादा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, यानी भाजपा को, सेकुलर दल एक हो जाओ। मुद्दा कौन बना रहा है? अब ये बताइए, अभी मायावती जी का कल क्या बयान था कि मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सरेआम बोलते हैं और कमलनाथ जी पीठ पीछे बोलते हैं।
तो दोनों का वास्तविक एजेंडा तो विकास नहीं है, ये इससे पूरी तरीके से अलग है। और इस प्रकार का एक मुखौटा ओढ़ के सामने आना चाहते हैं, परंतु मेरा मानना है कि जनता बहुत समझदार है। और रही बात इन्होंने कहा पूरे 80 लड़ रहे हैं ना, भैया 2 सीटें अगर सपा बसपा समर्थन न करे तो जीतना मुश्किल हो जाए। इनकी 80 सीट वैसी हैं जैसे एक जमाने में दिल्ली का बादशाह शाह आलम था, जो कहता था पूरे आलम पे मेरा राज है, मगर उसके बारे में क्या कहा जाता था, सल्तनते शाह आलम जे लाल किले ते पालम। 2 सीट से, ठीक है, अच्छा 2 सीट से इनको भी सवाल आ जाता होगा। 2 सीट से शुरुआत करने वाली राजनीतिक दल और आज आकर 280 पे खड़ी है और 280 भी खत्म हो चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है लोकसभा में। तो 2 सीट का मजाक ना बनाए भाई साहब, आप लोगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। बहुत अच्छा बात उन्होंने कही। रही बात संविधान खत्म करने की, बड़े दुख के साथ वो बोले रहे थे कि ये लोग बस इसके बारे में नारा लगाते हैं। कुछ दिन पहले खुद ही इनके दल के नेता, बड़े नेता, सवाल पूछ रहे थे कि नोटबंदी के बाद क्या फायदा हुआ, बताएं। जवाब मिल गया क्या भाई साहब 6 सीट पाने के बाद? फिर बोलते हैं किसानों का कुछ काम ही नहीं हुआ, पर 6 सीट मिलने के बाद उस पर भी इसका जवाब मिल गया क्या भाई साहब? बिल्कुल बोला था। 6 सवाल पूछे थे, हम गठबंधन में हैं। नहीं 6 सवाल पूछे थे, अगर 6 सीट मिल गई। चाह रहा तो क्या हमारा गठबंधन का धर्म नहीं है? देखिए हम अपने बड़े भाई मैं धर्म बताती हूँ। चुनाव 2019 में हमको जाना है, नहीं मैं धर्म बताती हूँ ना। अरे रखेंगे, देखिए चुनाव तो एक द्वंद्व युद्ध है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगने के बाद भी राफेल करे जा रहे हैं। मैं इनकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। राजनीतिक पॉलिटिकल क्या आपने कहा था, वेदर स्पेशलिस्ट, मौसम वैज्ञानिक, इनको कहा ना। मैं पर अब तो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, बताती हूँ मौसम इनको बीजेपी की तरफ लग रहा है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 6 कठिन सवाल पूछे और उन 6 कठिन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, 6 सीट लेकर ये चुप बैठ गए। जी तो ये इनकी सच्चाई है और ये इनका हकीकत है। अब रही बात, अब मुझे लग रहा है 2 सीट की और उम्मीद कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को काउंटर आर्गुमेंट। हम एक बात कहना चाहते हैं, 2 सीटों का मजाक हम नहीं बना रहे हैं। 2 सीटों का मजाक एक बार देश के सदन में बनाया गया था, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहा था इनका तो परिवार नियोजन हो गया, हम 2 हमारे 2, क्योंकि अटल जी अडवाणी जी 2 नेता थे और हमारे 2 ही सांसद थे, दोनों हार गए थे। अटल जी अडवाणी जी एक गुजरात से थे और एक आंध्र प्रदेश से थे। मगर आप देखिए हालात क्यों बदले, कारण यह था हमारी सीटें 2 थी मगर वोट प्रतिशत 8.9% था। 84 की लोकसभा में नंबर 2 की पार्टी थे और हमारे नेताओं की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची थी। इसलिए मैं कहता हूं आज जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है तो मत प्रतिशत में भी कांग्रेस 4थे नंबर की पार्टी। ठीक है, मैं अब राजकुमार भाटी आपका रुख करता हूं। आप काफी देर से नहीं आए और बहुत आराम से आप खड़े भी हुए अपनी टर्न के लिए। मैं पब्लिक आपके पास भी आ रहा हूं, आप भी इंतजार कर रहे हैं मुझे पता है सवाल पूछने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, सुधांशु त्रिवेदी, ए.के. वाजपेयी और भाटी साहब का। भाटी साहब एक चीज है, बड़ी अच्छी बात बोली प्रियंका चतुर्वेदी ने और कांग्रेस के कई नेता, वरिष्ठ नेता भी इस बात को कह चुके हैं कि मंजिल एक है, रास्ता अलग हो, लेकिन मंजिल वो एक है क्या? जैसी हम कर्नाटक में सरकार देख रहे हैं, जैसी मध्य प्रदेश के अंदर कोतूहल की सरकार देख रहे हैं, क्या उस तरह की सरकार 19 में देना चाहते हैं? मायावती पहली कह चुकी है कि मजबूर सरकार हम देना चाहते हैं 19 के अंदर। क्या वो मजबूर सरकार ऐसी होगी जिसको धमकी दी जाए, जिसकी ब्लैकमेलिंग करी जाए? क्या वैसी सरकार देना चाहते हैं इस मुल्क को आप? देखिए, जो सरकार भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद 282 तो इनकी अकेले की थी, 7 में इनके सहयोगी भी थे जी, उसके बाद भी अपना घोषणा पत्र भूल जाए, अपने एक भी चुनावी वादे को पूरा ना करे, देश की शांति भंग कर दे, जिसके सरकार के मंत्री जाकर मॉब लिंचिंग के दोषियों की जो सजा याफ्ता हैं उनको माला पहना कर उनका स्वागत करें और उनके मंत्री लगातार झूठ बोलें और रक्षा सौदों में अगर दलाली हो और अगर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे एक साल में 50,000 रुपए को 16,000 गुना बढ़ा लें, 80 करोड़ रुपए कर लें और ये चीजें होती रहे तो ऐसी मजबूत सरकार का इस देश को क्या करना है? आप कह रहे हैं देश में नहीं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने बीजेपी पे 8 आरोप लगा दिए। आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आरोप लग गए, मैं फिर 40 सेकंड आपको दे देता हूं। मैंने 8 सवाल में छोड़ दीजिए। आपने वो 8 सवाल पूछ लिए, अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वैसी मजबूर सरकार चाहते हैं जिसको धमकी दे सके आप, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को देते थे, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार को देते थे, जैसे गुजरात की सरकार गिरी, जैसे देवेगौड़ा की सरकार गिरी, जैसे चंद्रशेखर की सरकार गिरी। क्या वही सरकारें चाहते हैं आप? बताइए अमीश जी, जो जिसको आप ब्लैकमेल कर सके। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग ईमानदारी के साथ कहना अभी एग्जाम्पल देखा हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो मायावती ने करा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा, ना तो आप सरकार बना सकते हैं ना मैं बना सकता हूं, ये सरकार देश की जनता बनाएगी। पर सवाल तो पूछ सकते हैं, सरकार की जनता किसको चुनेगी
ये कह के जनता मेरा से जो आप सवाल है, जनता तो जिसको चुनना है चुनेगी। प्रियंका चतुर्वेदी को चुनना मुद्दे होंगे, है, चतुर्वेदी को ये चुनना जो है, एक परसेप्शन चुनना है। मेरा सवाल है, देखिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, जो रीजनल पार्टियां हैं वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करती है। आपने इनके दौर में भी करी है, इनके दौर में करी है, करते हैं आप लोग, सुनिए, करते हैं आप लोग। आप थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ये आप ही की बात और आपत्तिजनक और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको बता देना चाहता हूं, सुनिए। अभी मायावती ने क्या करा कमलनाथ की सरकार के साथ? केस वापस करो, नहीं तो समर्थन वापस। जवाब तो क्या था वो? मेरा जवाब सुनेंगे? आप बताइए, मेरा जवाब बताइए। देश का संविधान खोल के पढ़िए। ये देश राज्यों का संघ है, ये देश अमेरिका नहीं है कि जहां प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इस देश में जितनी यह बहुलता है, विविध संस्कृति, विविध भाषाएं, विविध धर्म, विविध जातियां, इस देश में कोई भी एक पार्टी इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बिल्कुल, ये जो रीजनल पार्टियां हैं, सुनिए जी, मेरा आखिरी वाक्य सुनिए जी। ये जो जिन्हें आप क्षेत्रीय पार्टी, जिन्हें हिकारत की नजर से देख रहे हैं, ये देखिए, ये सही मायने में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, सही मायने में जनभावना ये नहीं करती, कांग्रेस बीजेपी नहीं करती, आप भी करते हैं। ये नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी नहीं करती, कैसे? यस, आप ही करते हैं। पूरे आप एक राज्य तक, ये पूरे देश तक, और ये सही मायने में जनभावना का प्रतिनिधित्व करती है। हिकारत की नजर से देखकर आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको लग सकता है। देखिए, मेरा मानना है कि भाटी जी की पार्टी की क्षमता को आपने कम आंका। वो दबाव में रहना और ब्लैकमेल होने में उनको कोई समस्या नहीं रहती, वो उसके बहुत अभ्यस्त आप बिहार में 5 जीती हुई सीटें छोड़ रहे हो, आप दबाव में नहीं हो क्या? अरे भाई, मेरी बात आपको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, आपने राज्यसभा की सीट। अरे भाई, मेरी बात तो पूरी होने और आप परसेप्शन, आप तो मेरी बात को सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैकमेल हो रहे हैं नहीं? अभी आपने बोला ब्लैकमेलिंग कोई नहीं करता है, अभी खुद ही माना। देखा आपने, देखिए। अरे भाई, हम कह रहे हैं, सुनिए, हम लोग हुए हैं ब्लैकमेल, हम हुए हैं ब्लैकमेल। जब एक वोट से सरकार की थी अटल जी की, हमें भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, नहीं समझौता किया हम लोगों ने, सरकार गिरा दी गई। तो होता है ऐसा, ये यथार्थ है, इसे मानना चाहिए। याद करिए, जब एक वोट से अप्रैल 99 में सरकार गिरी। मगर मैं दूसरी बात कह रहा था, वहां तो बड़ा अनुभव जानते हैं किस बात का है। अनुभव वहां ये है भाई, मुलायम सिंह जी, आपका दर्द भी, अरे भाई, यहां तो परिवार के अंदर भी खूब उन्होंने पुल एंड प्रेशर सहन किए हैं ना। बेटा भाई एक तरफ, दोनों को मैनेज कर लेते हैं तो बाहर का भी सह लेंगे, उसमें कौन सी बात है। और जहां तक झेलने की बात है, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी लोग अभ्यस्त हैं, किसी को भी नेता बना दिया जाता है, वो उस बात को झेल लेते हैं। देखिए, दो पार्टियों में बड़ी मजेदार बात क्या है, एक पार्टी का नेता कुछ ज्यादा ही बढ़ के निकल गया, लड़का जो पिताजी सोच रहे थे उससे ज्यादा, तो एक का बेटा जो माताजी सोच रही थी उतना नहीं निकल पाया। वो एक कहावत है ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, वो दोनों इन पार्टियों में लागू है। मतलब इनके पास विचार कुछ नहीं है, केवल चुटकुलों। 2019 में कैसी सरकार चाहिए इस देश को? मजबूरी वाली सरकार या मजबूती वाली सरकार? उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और पब्लिक सवाल दाग रही है, तालियां भी बजा रही है और कई जवाबों पे मुस्कुरा भी रही है। बहुत कुछ कह रही है जनता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर शेरो शायरी कर इनको लगता है सरकार की जवाबदेही वहीं खत्म हो जाती है कि हमने तालियां बजवा ली, हमारा काम खत्म। भाई साहब, तालियां तब बजेंगी जब आप सरकार होकर देश की जनता को मजबूत करेंगे, मजबूर नहीं। मजबूत सरकार बनाकर आपने देश की जनता को मजबूर कर दिया है, हर वर्ग को मजबूर कर दिया है। और आप बात करते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो काश वो बेटा जो छोटे घर से आकर बार बार चाय वाला होने की बात करता है और प्रधानमंत्री बनता है, आज देश के हर चाय वाले को उन्होंने अच्छे दिन दिखाए होते, देश के किसानों को उनके अधिकार दिए होते और देश की महिलाओं को वो सम्मान दिया होता, तो उस सपूत को हम जाने। हम ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियों में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, पर जो जिम्मेदारी दी है काश वो निभाकर दिखाते। 4.5 साल में अपने पत्र को, ये जो भी मैनिफेस्टो था, उसको जुमला पत्रक बनाने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि देश की जनता आपका साथ देगी। जी, जो इन्होंने बात कही उसका जवाब दे दो। अब पब्लिक के भी सवाल ले लें सर, आप दोनों का ही। सवाल किसका आपका सवाल, आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है? मैम, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे हमने देखा कि कर्नाटक से महागठबंधन की शुरुआत हुई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2014 में हुआ था, वो सफल नहीं हुआ, तो इस बार आप 2017 में हुआ था, 17 में हुआ था एग्जैक्टली। तो इस बार वाले चुनाव में आप महागठबंधन से, आप लोग को तो यूपी की सरकार में पूरा बाहर ही कर दिया गया है, गठबंधन में आप लोग कहीं है ही नहीं। तो क्या आपकी लड़ाई, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से है या फिर इस महागठबंधन से है? जी। हमारी लड़ाई उस राजनीतिक संगठन के साथ है, उस राजनीतिक विचारधारा के साथ है जो देश में सिर्फ ध्रुवीकरण करती है, सिर्फ जात और रिलीजन के आधार पे बातचीत करती है,
ना लोगों के अधिकारों की बात करती है और आए दिन अधिकारों का हनन करती है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल में नोटबंदी जैसा किस्सा हो, लैंड ऑर्डिनेंस लाने का जो काम हो, राफेल में हो रहा भ्रष्टाचार हो, महिलाओं का अपमान हो, या किसानों को उनके अधिकार ना मिल रहे हो, वो हो, सिर्फ विपक्षी दल ने उठाए हैं और बार-बार इनसे सवाल पूछेंगे। ये लड़ाई जो है ना, दो धारी तलवार है। एक धार से मोदी से लड़ेंगे, दूसरे से अगल बगल वाले का सिर काटेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप किससे लड़ेंगे भाई साहब? आप तो देश की जनता से लड़ने में व्यस्त हैं। सवाल इंदिरा जी ने एशिया के नक्शे पर बांग्लादेश दिया, राजीव गांधी जी ने आई सेक्टर दिया। जब विश्व मंदी छाई हुई थी उस वक्त मनमोहन सिंह ने मंदी हिंदुस्तान में नहीं आने दी। अच्छा, मोदी जी ने 15 लाख दिया मुंह जवानी, और राम मंदिर कहाँ है? ये सवाल आपसे। हाँ, वो बिल्कुल जवाब। देखिए, मैं इनको ध्यान दिलाऊं, अभी खुद भारतीय जनता पार्टी, जवाब जरूर लीजिएगा, पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमसे ये मत पूछिएगा राम मंदिर कब बनेगा और राफेल के घोटाले में कितना अनिल अंबानी को फायदा मिला। इन दो चीजों के सवाल के जवाब इनके पास भी नहीं है। सुधांशु जवाब, फिर अगला सवाल। देखिए, राफेल का जवाब तो भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के रक्षा मंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, राफेल कंपनी के सीईओ और सुप्रीम कोर्ट सभी दे चुके हैं। पर अगर कोई कान में रुई डाल के बैठा हो तो उसे सुनाई कैसे पड़ेगा, ये बात बहुत आसानी समझी जा सकती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम किए थे, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, उन्होंने देश को इमरजेंसी भी दी थी। और अगर उन्होंने बांग्लादेश तोड़ा था तो उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी नहीं छुड़ाया था, और उसके बदले में क्या क्या दिया गया था वो इसका डिबेट का विस्तार नहीं है। मैं एक किताब बता रहा हूं, मित्रों के आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, उसमें पढ़ लीजिएगा 60 और 70 के दशक में हमने क्या क्या कीमत किस किस देश को चुकाई थी अंदर से, तो ज्यादा बेहतर स्थिति। ओके, सवाल का जवाब दे दीजिए। कश्मीर में जो बढ़ती समस्या है उसका जवाब दे दीजिए भाई साहब। जी सवाल। मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है कि जो यूपी में गठबंधन हुआ है उस पर बीजेपी घबराई हुई है या क्या आपका वो विचार? बहुत अच्छा डर गए हैं क्या आप लोग? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है। देखिए, देश में अनेक बार गठबंधन हुए हैं, विरोधाभासी दलों में गठबंधन हुए हैं, धुर विरोधी दलों में गठबंधन हुए हैं, पर पहली बार दो ऐसे दलों में गठबंधन हुआ है जिन्होंने लिखित में मुकदमे दर्ज कराए थे कि मुझे जान से मारना चाहते हैं। तो अगर जानी दुश्मन एक हो जाएं तो समझिए कितना डर लग रहा है। राजनीतिक संदर्भों में कह रहा हूं कि समझिए जान पे बनाई है। आपके नेता अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के। अच्छा, आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। मायावती जी ने कह दिया है कि हमने भुला दिया, पर मुकदमे यथावत हैं। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि आपके नेता अखिलेश यादव हैं। जब मैंने भी उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि हमारा मुद्दा जवान, किसान और नौजवान है। लेकिन जब महागठबंधन हुआ और मायावती की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने में दो चीजें पुरजोर तरीके उठाई। पहला 10% मुसलमानों को आरक्षण और दूसरा नमाज का मुद्दा। ये विकास की बात है क्या? बताइए। नहीं, पुरजोर ये विकास की बात है। ये भी विषय थे ना, ये ही विषय थे। ये ही विषय थे। मैंने भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट एक विषय पर बात हो। और देखिए, दूसरी बात आप सुनिए। अच्छा, आरक्षण का जिन जो बोतल में बंद था उसे निकाल के बाहर ये लाएं। तो 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? सुन लीजिए। नहीं मिलना चाहिए क्या? उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी आते हैं। आप जवाब तो मेरा बिल्कुल बताइए। आप ही जवाब देने लगे। मैं तो बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन कर रहे थे, 78 गुर्जरों को इनकी सरकार ने गोलियों से भून दिया, तो तब इनकी सरकार कह रही थी हम देना तो चाहते हैं इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बाउंडेशन है। जब सच्चर कमेटी कह रही थी मुसलमान बहुत पिछड़ा है, बहुत नीचे है, उसको आरक्षण दीजिए, तब इनकी सरकार कह रही थी क्योंकि संविधान में व्यवस्था नहीं है, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया जा सकता, इसलिए हम नहीं दे सकते। अब इनकी सरकार ने दोनों बाउंडेशन हटा दी है, तो विरोध करते संसद में ये मांग उठेगी। क्यों समर्थन क्यों विरोध करें? हम वाह वाह वाह, हम क्यों विरोध करें? अब बात सुनना नहीं चाहते? मैं तो सुन रहा हूं पूरी बात। क्यों विरोध करें? सामान्य जाति के गरीब लोगों को, अमित जी प्लीज। हाँ बोलिए। सामान्य जाति के गरीब लोगों को अगर सरकार कुछ दे रही है, हम क्यों विरोध करें? हम उनके दुश्मन हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्योंकि बाउंडेशन हटा दी, ठीक है, अब ये मांगे उठेंगी। पिछड़ी जातियां कहेंगी हमें 54% चाहिए, ठीक है, और मुस्लिमों को भी चाहिए, ये मांग तो अब उठेंगी। अच्छा वाह, तो बाउंडेशन करा पूरी बात को, वो भी मुद्दा क्लियर कर दें उसको। नहीं, देखिए, मायावती जी ने जो बोला है ना, उस पर मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। 10 ही सेकंड में। देखिए, उनके साथ स्थिति यह है, जैसा उनका राजनीतिक हित होता है वैसे नारा बदल जाता है। जैसे एक दौर में था तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार, फिर हो गया ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, फिर उन्होंने ये कहा कि हम ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेते पर नारा लगवाते हैं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ दिए, अब नमाज आ गई। इसे कहते हैं हाथी के खाने के दांत और
दिखाने के दांत और। अब इनका क्या करेंगे, ये तो हाथी पे बैठे हैं इस समय। चलिए सर से बताइए। सर सवाल ये है, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मायावती समर्थन के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, चाहे वो मुकदमा खत्म कराना ही क्यों ना हो। तो इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं? आपके गठबंधन के पार्टनर है, आप देना चाहेंगे? राजकुमार भाटी से सवाल है। दलितों के साथ दलितों ने इस देश में 2 अप्रैल को आंदोलन किया, उन लोगों के ऊपर दूसरी जातियों के लोगों ने, वो उसमें भी आ गए टीवी रिपोर्ट्स में भी, गोलियां चलाई, पुलिस ने अत्याचार किए, पुलिस ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए, हजारों लोगों के खिलाफ उनके ऊपर एनएसए लगा दी, जेल भेज दिया जी, फर्जी जो उस दंग आंदोलन में थे भी नहीं। तो क्या उनके मुकदमे वापस लिया जाना आप ब्लैकमेल कहेंगे? गरीब लोगों की आवाज उठाना, दलित वर्ग की आवाज उठाना, जिनकी कोई इस देश में सुनता नहीं है, उनकी आवाज उठाना क्या ब्लैकमेलिंग कहेंगे? ठीक है। प्रियंका भी इस पर कुछ कहना चाहती है। प्रियंका बोलिए। उन्होंने इस बारे में बात की है, पर मैं बस यहाँ पे कहना चाहती हूँ, हर सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं दायित्व होता है कि जहां गलत होता है गलत का समर्थन नहीं देंगे, जहां सही होता है सही के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही हटने का काम करेंगे। प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्धता निभाएंगे। कुछ दलों के गठबंधन बनेंगे, क्या वोट बैंक के गठबंधन? ये दलित मुस्लिम यादव पर आपका ठेकेदारी, दलित मुसलमान पर मायावती की ठेकेदारी, क्या इसी ठेकेदारी पे चलेंगे? सवाल ये है। हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन सर्व जातीय, सर्व समाज, सर्व धर्मों को लेकर चलता है, लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर बहन जी की ये बात उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने सुन ली और उनके दिल में बैठ गई, तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगे। पिछड़ी जाति और मुसलमान मिलकर 85% होते हैं। जी। फिर ये किसके आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सर्व जाति वाली है? मैं एक सवाल पूछता हूं, अपनी पार्टी के आपके जो 6 या 7 लोकसभा में सांसद हैं, उन 7 सांसदों के जरा आप नाम बताइए, यहाँ पे नाम बताइए, पता लग जाएगा आप जाति के हैं या किस धर्म के। बताइए। जो हमने 80 कैंडिडेट लड़ाए थे, आप उनके नाम पूछिए। नाम बताइए ना। हमारी जब उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के नाम बताइए, 7 सांसदों के नाम बताइए। हमारे विधानसभा आप अपनी पार्टी के 7 सांसदों के नाम बताइए, नहीं तो मैं बताऊं। जीते हुए सांसदों के नहीं, आप 80 के पूछिए। हमने 80 कैंडिडेट उतारे थे, 80 कैंडिडेट उतारे थे। 7 सांसद हमने 80 कैंडिडेट उतारे थे। 7 सांसद बताइए ना, कौन कौन है बताइए। अखिलेश यादव, हमारे डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, का नाम बताइए और बोलिए। गोरखपुर से हमारे सांसद निषाद, बोलिए। गोरखपुर से आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि आपकी किताब में पन्ने छोटे, जानकारी पूरी है। गोरखपुर के सांसद है, पूरी जानकारी है। फूलपुर के सांसद कौन है? बोलिए। उनकी जानकारी नहीं होगी, सारी जानकारी है। बोलिए। हमारी पार्टी परिवार में 3 सांसद, 1 मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, 5 एमएलए। ना सच है सर, गलत आरोप, सच है सर। यादवों और मुसलमानों का वोट बैंक है आपका, सच बोलता हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ। यादवों और मुसलमानों का वोट बैंक है आपका। ना। जी, मैं आपकी बात पे आपत्ति करता हूँ। जी, आपका स्वागत है। मैं अनिल जी आपकी बात पे आपत्ति करता हूँ। मेरी आपत्ति यह है कि यादवों मुसलमानों गठबंधन नहीं है। आप एक यादव बताइए, इनके परिवार के अलावा जो पार्टी में अध्यक्ष रहा हो, महत्वपूर्ण पद पे रहा हो, बताइए। सारी की सारी सत्ता केवल अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए भी नहीं, वर्ग और अन्य समाज तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है। अगला सवाल भी लेंगे, सवाल बाकी भी लेंगे। मैडम बात कर रही थी, इनसे भी पूछ लीजिए, एक महिला अध्यक्षा का नाम दे दें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, तो शायद देश की जनता को भी जवाब मिल जाए कि इनका महिला सम्मान और अपमान में क्या अंतर है। और मैडम जी, आपने एक सवाल पूछा, संविधान की धज्जियां उड़ाना। क्या आप कहती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो इनकी पार्टी को चुनकर लाती है वो गैर संवैधानिक काम कर रही है? क्या आप कहती हैं कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी के सिवा से वो गैर संवैधानिक और संविधान का सारी जिम्मेदारी नहीं? मैडम, आप क्या ये कहने का काम कर रही हैं कि मैं ब्राह्मण होकर मैं कहती हूं और गर्व से कहती हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं खड़ी हूं, और हर ब्राह्मण यही कहेगा कि जिन्होंने ब्राह्मणों का काम नहीं किया हो, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया हो, वो ऐसी पार्टी के साथ कभी नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस का ब्राह्मणवाद जाग गया है। ब्राह्मणवाद की बात नहीं है, आप लोग जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं। इस बात का सुनिए, बड़ा अच्छा। अरे इनका जागता नहीं, इनका तो ऐसा भयंकर जागा था कि सीपी जोशी ने यह कह दिया था ब्राह्मणों के अलावा और किसी को आता ही क्या है धर्म के बारे में, ये फलाना कौन ढिमाका कौन। मेरी पॉलिटिकल सीपी जोशी के उस बयान का फायदा हुआ। एक मिनट, मैं जो बात कहना चाहता हूं, मगर आपने मजेदार बात देखी, इतना घनघोर तथा कथित मनुवादी बयान आने के बाद भी न बसपा का बयान आया, न भीम आर्मी का बयान आया, न प्रकाश अंबेडकर का बयान आया, न वो जो कन्हैया जी कह रहे थे हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी,
ना उन महिलाओं का बयान आया जो ट्विटर के सीईओ के सामने खड़े होकर करी थी स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। सब मिले जुले हैं वही जो मैडम कह रही थी कि जात के भेद पे लड़ाओ और अपना अपना काम सिद्ध करो। और एक मैं फैक्ट रखना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के बारे में बात होती है। 72 साल आजादी के हुए, 7 साल हमने रूल किया है यूपी में, 65 साल सेक्युलरिज्म के सूरमाओं ने रूल किया है। और हकीकत क्या कि जब देश आजाद हुआ तो 20% मुसलमान था यूपी की ब्यूरोक्रेसी में, आज 2%। जब देश आजाद हुआ आपको पता है 1931 सेंसस में मुसलमानों का साक्षरता प्रतिशत 24 था, जब पूरे देश का साक्षरता प्रतिशत 8 था। और उसके बाद आज पूरी तरीके से शिक्षा से महरूम। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम या ये? ठीक है, जवाब। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब चुनाव में जब ये जाएंगे सुधांशु जी, इनकी पार्टी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मैं सुधांशु जी अगर बता सकें तो बता दें कि अच्छे दिन की आमद क्यों है, लेट बताओ सुधांशु जी। और कितनी नौकरी दी है गिनकर नेट बताओ सुधांशु जी। और मंदिर कब बनवाओगे अब डेट बताओ सुधांशु जी। और राफेल में गड़बड़ है उसका रेट बताओ सुधांशु जी। और काले धन का कहां बंद है गेट बताओ सुधांशु जी। और रुपया लेकर भाग रहे क्यों सेठ बताओ सुधांशु जी। और आपके नेता क्यों फैलाते हेट बताओ सुधांशु जी। और अमन देश का हुआ क्यों मटिया मेट बताओ सुधांशु। ये सवाल जनता पूछेगी आपसे। ये तो कविता बढ़ रही है, कविता तमाम विषय कहे उस पर जवाब देता हूं। देखिए ये सेठ भागे, इन्होंने इस कविता के अंदर जितने हमले थे आप पे कर दिए। सवाल थे वो सब पूछ लीजिए। मैं सारी बात बताए दे रहा हूं भाई। सेठ भागे इसलिए थे कि जब तक ऐसी सरकार थी जहां कोई चौकीदार था ही नहीं, भागने की जरूरत क्या थी, मिल बांट के काम चल रहा था। भागने की जरूरत तब पड़ती है जब लगे कि डंडा पड़ने वाला है। इसीलिए आप देखिए, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, फैक्ट के साथ, एक धारा बताइए जो उस समय आपने नीरव मोदी या विजय माल्या के खिलाफ लगाई हो। चुनौती एक बताइए, एक आरबीआई की रिपोर्ट है, सारी की सारी कार्रवाइयां हमारे जमाने में, इस साल में 2018 में कितने हजार करोड़ का इनको लोन मिला। उसके लिए तो मनमोहन सिंह जी को बतौर प्रधानमंत्री धन्यवाद ज्ञापन की चिट्ठी तक लिखी विजय माल्या ने। ठीक, इसलिए वो एक सीरियस विषय है, उसके ऊपर डिटेल में बात। हाँ, इन्होंने एक और बड़ी मजेदार बात कही, और आपने भी बोला था ना, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नारा था। इन्होंने मंदिर की डेट के बारे में किया था। हाँ, मंदिर की डेट की बात कही थी। और आज देखिए अंतर, सुनिए आज अंतर देखिए क्या है। मैंने कहा आपने कहा ना ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी किसी रूप में न चला दे, मगर मैं बता रहा हूं आज अंतर क्या आ गया। एक वो पार्टी थी जिसने कहा था कि हम तथाकथित मस्जिद बनवाएंगे, स्वर्गीय नरसिम्हा राव। आज उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, हम मंदिर मंदिर जाएंगे। मुलायम सिंह जी ने कहा था तथाकथित मस्जिद बनवाएंगे। उनके पुत्र और वर्तमान नेता उस पार्टी के कहते हैं अखिलेश यादव जी कि हम विष्णु का मंदिर बनवाएंगे। एक कहते हैं मंदिर मंदिर जाएंगे, एक कहते हैं विष्णु का मंदिर बनवाएंगे। मस्जिद की बात भूल गए आप, चिंता मत करिए, सपा कांग्रेस सब मिलकर कहेंगे जय श्री राम। ठीक है, ओके। मैं मैं रुक करता हूं। एक ही बात पे भी इंतजार कर रहे हैं और पब्लिक भी इंतजार कर रही है अपने सवालों के लिए। सवाल, हम बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी को प्रमोट करती है, तो फिर आपने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का विरोध क्यों किया, और क्या आपको लगता है ये एक प्रोपेगेंडा था? आपने दो सवाल पूछे, क्या ये प्रोपेगेंडा था? वो तो खुद मूवी रिव्यू करने जो जा रहे हैं उन्होंने खुद ने ही उसको प्रोपेगेंडा सर्टिफिकेट दे दिया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो मूवी का प्रमोशन हो तो वो प्रोपेगेंडा मूवी ही कहलाई जाएगी। रही बात कांग्रेस पार्टी ने क्यों विरोध किया, हमने कहीं विरोध नहीं किया। और जहां जहां किसी ने भी विरोध करने का काम किया हमने उनको रोका। कमलनाथ जी ने यहां तक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पिक्चर चलाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा, मैं कोई पिक्चर को नहीं रोकूंगा। तो ये इनके काम है। उड़ता पंजाब जैसी पिक्चरों को रोकने का काम करने वाले, दूसरों को अभिव्यक्ति की आजादी बताने वाले। समय खत्म हो चुका है, फिर भी मैं एक वाक्य का। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं अपने मुंह से बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दादा के पास गया कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं और आप सबसे ज्यादा योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है। तो ये तो उसमें खुद ही उन्होंने बता दिया कि कैसे बने थे। वो बाई सिलेक्शन नहीं, बाई एक्सीडेंट थे। And as leader of the वो party, चयनित नहीं थे, दुर्घटना घटित प्रधानमंत्री थे। ये तो हमारे प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन का असूल है, क्योंकि पढ़ा नहीं है। इसीलिए मजबूर सरकार 10 साल चला चुके हैं प्रधानमंत्री। देखिए यार, ये पॉलिटिकल वार चलते रहेंगे। आप तमाम लोग आए, आपने भाग लिया कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात देश हित की। कर्नाटक से महागठबंधन का दम भरने वाली कांग्रेस को यूपी के महागठबंधन में जगह नहीं मिली, यानी निकाला मिल गया। यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। इस त्रिकोणीय लड़ाई में इसका फायदा होगा या किसका नुकसान होगा, ये
देखने को मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा। अब यह आपको तय करना है कि 2019 में आपको कर्नाटक जैसी, कुमारस्वामी तो रो भी रहे थे, अपने आप को क्लर्क भी बता रहे थे, वैसी सरकार चाहिए या फिर मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि ये देश है आपका, ये देश है हमारा, निर्णय हमें करना है। आप पे छोड़ता हूं। जय हिंद, नमस्कार।